नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन। मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो पर हम जानने वाले हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई करते वक्त हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारी जो सब्सिडी है जल्दी से जल्दी हमारे खाते पर आ सके और हमारा जो लोन का एप्लीकेशन है और सब्सिडी के लिए जो हमने एप्लीकेशन डाला हुआ है वो भी रिजेक्ट ना हो। तो दोस्तों, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपने जो भी एप्लीकेशन वगैरह फिल करके रखे हुए हैं उसमें जो आपने जो सारी जानकारी दी है वो सही सही भरा हो। ऐसे में दोस्तों, अगर आपके द्वारा कोई भी दिक्कत अगर आती है या फिर एप्लीकेशन में अगर कोई गलत जानकारी जाती है तो वैसे में आपका जो सब्सिडी का अमाउंट आपके खाते पर आने के लिए टाइम लग जाता है। और कभी कभी इस सिचुएशंस में क्या होता है दोस्तों कि आपकी सब्सिडी के लिए एप्लीकेशन जो आप डालते हैं वो कैंसिल भी हो जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो पर हम जानेंगे कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिसका हमको ध्यान रखना चाहिए प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, ताकि हमारे जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट भी ना हो और हमें हमारे सब्सिडी का लाभ जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो कौन कौन सी बातों का आपको सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना का जो बेनिफिट है सिर्फ वही लोग ले सकते हैं जो इसके लिए जो 4 कैटेगरी गवर्नमेंट ने बनाई हुई है उसके अंतर्गत आते हैं। जिसमें जो पहली कैटेगरी है दोस्तों वो है ईडब्ल्यूएस, जिसके अंतर्गत अगर किसी फैमिली की इनकम 0 से लेकर 3 लाख रुपए तक की सालाना है तो वो फैमिली इस ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आती है, जिसको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भी कहा जाता है। दूसरी कैटेगरी होती है एलआईजी, जिसको लोअर इनकम ग्रुप कहा जाता है। जिस भी फैमिली की इनकम 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए के बीच में होती है उनको एलआईजी की कैटेगरी में रखा जाता है। और तीसरी कैटेगरी होती है दोस्तों एमआईजी 1 और चौथी होती है एमआईजी 2। तो तीसरी कैटेगरी का नाम है दोस्तों मिडिल इनकम ग्रुप 1। तो यहाँ पर जिस भी फैमिली का इनकम 6 लाख रुपए से 12 लाख रुपए के बीच में होती है उनको इस ग्रुप पे रखा जाता है। और चौथी कैटेगरी होती है एमआईजी 2। तो दोस्तों, जिस भी परिवार की इनकम 12 लाख रुपए से 18 लाख रुपए के बीच में होती है उनको इन ग्रुप पे रखा जाता है। और सिर्फ ये जो 4 इनकम ग्रुप वाले लोग हैं वही इस प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, हम आपको जानकारी के लिए यहाँ पर बता दें कि 31 मार्च 2021 से एमआईजी 1 और एमआईजी 2 को देने वाली सब्सिडी बंद हो गई है, उसका डेडलाइन खत्म हो चुका है। तो दोस्तों, जिन किसी ने भी होम लोन 31 मार्च 2021 के पहले लिया था और सक्सेसफुल उनके खाते में लोन का अमाउंट डिसबर्स हो गया था, सिर्फ उन्हीं को जो है इस योजना का लाभ मिल पाएगा। उसके बाद में जिन किसी का भी लोन अप्रूव हुआ है, जिस किसी को भी डिसबर्सल हुआ है, उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। और रही बात दोस्तों ईडब्ल्यूएस और एलआईजी कैटेगरी वालों की, तो ईडब्ल्यूएस और एलआईजी कैटेगरी वाले जो है इस योजना का लाभ 31 मार्च 2022 तक ले सकते हैं। गवर्नमेंट अभी 2022 तक ईडब्ल्यूएस और एलआईजी कैटेगरी वालों को यहाँ पर जो है सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। दोस्तों, दूसरी जरूरी बात यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई कर रहा है तो यह इंश्योर कर लें कि उनके नाम से इससे पहले किसी भी प्रकार का कोई घर नहीं होना चाहिए या फिर उनका कोई भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए। अगर उनके रिकॉर्ड में कोई भी पक्का मकान निकलता है या फिर अगर उनका पहले से कोई घर है उसके बाद में अगर वो आवास योजना के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में उनको जो लोन है नहीं मिल पाएगा। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर हमारे देश में 3 नोडल एजेंसीज बनाए गए हैं जो कि आपका बैकग्राउंड चेक करती है, आपकी हिस्ट्री चेक करती है और आपका आधार वेरिफिकेशन करके आपका जो घर है, कितना प्रॉपर्टी है आपके पास, सारी सब चीजों को देखती है। अगर आपका पहले से कोई मकान निकलता है, फिर अगर आपका पहले से कोई भी घर वहां पर रिकॉर्ड पर दिखता है तो उस सिचुएशन में आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। तीसरी जरूरी चीज है दोस्तों कि आवेदक इस योजना के लिए अप्लाई करने के पहले किसी भी सरकारी आवास योजना का लाभ ना लिया हो या फिर उनके जो परिवार वाले हैं किसी भी सरकारी आवास योजना का लाभ ना लिया हो तो उस सिचुएशन में इस एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो होगा। अगर आपने या फिर आपके फैमिली वालों ने किसी भी सरकारी आवास योजना का लाभ लिया हुआ है तो वो आपके रिकॉर्ड पे दिख जाता है। अगर आपने कोई भी आवास योजना का लाभ लिया हुआ है तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ आपको यहाँ पर नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों, इस चीज को आप इंश्योर कर लें। अगर आपने नहीं लिया हुआ है किसी भी प्रकार के आवास योजना का लाभ तभी आप इस योजना के लिए अप्लाई करें। चौथी जरूरी बात है दोस्तों कि अगर कोई ईडब्ल्यूएस या एलआईजी कैटेगरी वाले आवेदक नया घर खरीदने के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में उस घर का ओनरशिप है या फिर उस जो प्रॉपर्टी का ओनरशिप है वो महिला के नाम पर होना जरूरी है। अगर नया घर खरीदना है तो महिला ओनरशिप यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वुमेन एम्पावरमेंट को आजकल प्रायोरिटी दे रही है। और अगर आप यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए या फिर आपके पास पहले से कोई जमीन है जिस पर आप कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में वुमेन के नाम से ओनरशिप होना जरूरी नहीं है, महिला ओनरशिप जरूरी नहीं है। अगर आप अपने
घर में कोई नया रूम बनवाना चाहते हैं या फिर अपने घर को एक्सटेंशन करवाना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में भी वुमेन का जो है ओनरशिप जरूरी नहीं है। अगर आप नया घर खरीदना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में वुमेन का ओनरशिप बहुत ही जरूरी है। अगर वुमेन ओनरशिप नहीं है तो उस सिचुएशन में आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। पांचवी जरूरी बात यह है दोस्तों कि आप जिस भी लोकेशन पर या फिर जिस भी एरिया में अपना घर बनाना चाहते हैं या फिर आप अपना घर खरीदना चाहते हैं, वह एरिया और वह लोकेशन जो है वो शहरी निकाय या फिर शहरी क्षेत्र के अंतर्गत में आना चाहिए। अगर वह लोकेशन आपका ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत में अगर आता है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। अगर आपने गलती से एप्लीकेशन डाल भी दिया तो वहां पर आपका लोन एप्लीकेशन जाके रिजेक्ट हो जाएगा या फिर आपका जो सब्सिडी के लिए एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस चीज का आप खास ध्यान रखें कि आप जो भी लोकेशन पर अपना घर बना रहे हैं फिर घर ले रहे हैं वो शहरी क्षेत्र के अंतर्गत में ही आना चाहिए। छठवीं जरूरी बात है दोस्तों कि अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई किया हुआ है और अभी तक आपको आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, आपको या फिर सब्सिडी नहीं मिली हुई है, तो उस सिचुएशन में आप अपना जो होम लोन है वो किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफर ना करें। अगर आप इस दौरान अपना लोन है दूसरे बैंक में या फिर दूसरे किसी फाइनेंशियल कंपनी पर अगर ट्रांसफर करवाते हैं तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ यहाँ पर नहीं मिल पाएगा। अगर आपको ट्रांसफर करवाना है या फिर अगर आप ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में सबसे पहले आप सब्सिडी आपको पहले मिल जाने दीजिए, उसके बाद में उसको आप वहाँ पर दूसरे बैंक पर ट्रांसफर करवाइए। तो ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अगर आपने उसके पहले ही अगर आपने इस लोन को ट्रांसफर करवा दिया तो उस सिचुएशन में आपको इसका बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। सातवीं जरूरी बात होती है दोस्तों कि आपने अगर कोई नया घर बनाने के लिए लोन लिया है या फिर आपने कोई अंडर कंस्ट्रक्शन घर खरीदने के लिए लोन लिया है तो आपको आपके घर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेशन रिपोर्ट आपके घर के कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के 1 साल के भीतर या आपके लोन की राशि की पहली डिसबर्समेंट आने के 3 साल के भीतर आपके बैंक में जमा करनी जरूरी होती है, नहीं तो सरकार आपको दी गई सब्सिडी वापस भी ले सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेशन रिपोर्ट्स अपने बैंक को जमा नहीं की हुई है तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, आपको दी गई सब्सिडी की राशि वापस भी ले सकती है। अगर आपके खाते में सब्सिडी का पैसा आ भी गया है तो उस सिचुएशन में आपका पैसा वापस भी जा सकता है। तो इस बात का आप खास ध्यान रखें कि आप अपने कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेशन रिपोर्ट जो है आपका घर कंप्लीट होने के, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के 1 साल के अंदर ही अंदर जमा कर दें, या तो फिर आप अपना पहला लोन अमाउंट जो इस भी तारीख को आपका डिसबर्सल हुआ है उससे लेके 3 साल के बीच में आपको टाइम रहता है कि आप अपना कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेशन रिपोर्ट जमा कर दें। अगर आप उससे लेट करते हैं तो वहां पर आपकी सब्सिडी आने के बावजूद भी वापस जाने के चांसेस हैं। अगर आप इस असुविधा से बचना चाहते हैं तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेशन रिपोर्ट जो है आपको वहां पर जमा करनी जरूरी होती है अपने बैंक के पास। 8वीं जरूरी चीज है दोस्तों कि आपकी जो लोन अवधि है मिनिमम 20 साल होनी चाहिए। अगर आपके 20 साल से कम टर्म के लिए अगर लोन ले रहे हैं तो वहां पर आपको इस सब्सिडी का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। अगर आपको इस सब्सिडी का पूरा लाभ लेना है तो आप मिनिमम 20 साल के लिए लोन लीजिए, और अगर आप उससे ज्यादा का भी लोन लेते हैं, जैसे 30 साल के लिए अगर आप लोन लेते हैं तो उस सिचुएशन में आपको इस सब्सिडी का पूरा लाभ तो मिलेगा, लेकिन आपको वह जो लाभ है पूरा सिर्फ 20 साल तक के लोन के लिए मिलेगा। बाकी का जो 10 साल है आपका, उसमें जो भी आपको इंटरेस्ट रहेगा उस पर आपको कोई भी सब्सिडी नहीं मिलेगी, उसका जो रिपेमेंट है आपको पूरा करना रहेगा। दोस्तों यहाँ पर जो अधिकतम आपको फायदा होने वाला है वह 2,67,000 रुपए तक का ही होने वाला है, चाहे आप लोन 20 साल के लिए लें या फिर 30 साल के लिए लें। अगर आप 20 साल से कम के लिए अगर लोन लेते हैं तो वहां पर आपको जो 2,67,000 रुपए तक का जो बेनिफिट मिल रहा था वो अमाउंट वहां पर कम हो सकता है। तो दोस्तों अगर आपको इस योजना का पूरा लाभ लेना है तो आप ये इंश्योर करें कि आपका जो लोन टर्म है वो 20 साल के लिए हो। अगर आप 20 साल से कम के लिए लेते हैं तो वहां पर आपको इस योजना का लाभ अच्छे से नहीं मिल पाएगा। अगर मिलेगा भी तो आपको वहां पर जो सब्सिडी है वो कम मिलेगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में जो सारी जानकारी अच्छे से मिली होगी कि कैसे आप अपने प्रधानमंत्री आवास योजना का पूरा लाभ ले सकते हैं, और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई करने के लिए आप कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, और अप्लाई करने के बाद अगर आपको सब्सिडी मिल गई है तो कौन कौन सी बातों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर दोस्तों आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं या फिर आपके मन में ऐसे कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर आके पूछ सकते हैं, मैं वहां पर आपके हर किसी का जवाब देने वाला हूं। और अगर आपको किसी भी नए फाइनेंस या फिर लोन से रिलेटेड किसी भी टॉपिक के बारे में अगर जानना हो या फिर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड किसी भी टॉपिक के बारे में अगर जानना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको जरूर उस चीज के लिए वीडियो बनाकर या फिर आपके कमेंट बॉक्स में ही वहां पर जवाब दूंगा। वहां पर दोस्तों मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्त यार जान पहचान वालों तक इस वीडियो को जरूर भेजिए जो भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, जिससे उनको भी मदद मिल सके।
तो दोस्तों हमारे आने वाले नए वीडियो को नोटिफिकेशंस पाते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का घंटा जरूर बजाइए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।